नमस्कार। आप सभी को ज्ञात ही है कि भारतीय साहित्य कला व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान शब्द सृष्टि की ओर से आयोजित डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यान माला के 2 पुष्प पिरोए जा चुके हैं। पहला पुष्प रविवार 19 जुलाई 2020 को पिरोया था। हिंदी मराठी के सेतु व सुप्रसिद्ध अनुवादक तथा शब्द सृष्टि के परामर्शदाता आदरणीय श्री प्रकाश भातंबरेकर जी ने उन्होंने अनुवाद का इतिहास इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने व्याख्यान में अनुवाद की प्राचीन परंपरा के साथ साथ भक्ति काल तक की अनुवाद की परंपरा पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो दूसरा पुष्प रविवार 2 अगस्त 2020 को पिरोया था। हिंदी मराठी के सेतु और हिंदी के विख्यात कथाकार व कवि तथा शब्द सृष्टि के परामर्शदाता आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने उन्होंने अनुवाद एक सांस्कृतिक पुल इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने व्याख्यान में भारतीय भाषाओं में आदान प्रदान की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने भारतीय भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में हो रहे अनुवादों का ब्यौरा देते हुए अपने अनुवाद के अनुभवों को रेखांकित किया और मराठी से हिंदी में अनुवाद करते हुए जिन कठिनाइयों से या समस्याओं से उनको जूझना पड़ा इसका कथन करते हुए उन्होंने अनुवाद प्रक्रिया पर भी अपने विचार प्रकट किए। अब डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यान माला का तीसरा पुष्प पिरोने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। भारतीय साहित्य और अनुवाद साहित्य के अभ्यासक के रूप में मैं आपके समक्ष अनुवाद विषय पर जो विचार रखने वाला हूँ उसका श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है और वे हैं श्रद्धेय गुरुवर्य डॉक्टर चंद्रकांत बांदिवड़ेकर जी तथा मेरी विगत जीवन की साथी संगिनी स्मृतिशेष डॉक्टर विजया जी, जिनके स्मृति में यह अनुवाद व्याख्यानों की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुवर्य डॉक्टर चंद्रकांत बांदिवड़ेकर जी को मेरा विनम्र अभिवादन तथा मेरी जीवन संगिनी स्मृतिशेष डॉक्टर विजया जी को नमन वंदन। मेरे व्याख्यान का विषय है अनुवाद और उसके विविध आयाम। अनुवाद के विविध आयामों पर संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। यहाँ अनुवाद का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके क्षेत्र, उसके प्रकार, उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप, उसकी प्रक्रिया, उसकी मर्यादाएं और उसका महत्व आदि का विवेचन करने का प्रयास किया है। भारत में अनुवाद की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कहते हैं कि अनुवाद उतना ही प्राचीन है जितनी की भाषा। आज अनुवाद शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। विभिन्न भाषाई मंच पर, साहित्यिक पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में तथा रोजमर्रा के जीवन में हमें अक्सर अनुवाद शब्द का प्रयोग देखने सुनने को मिलता है। साधारणतः एक भाषा पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरे भाषा पाठ में यथावत व्यक्त करना, अर्थात एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है। परंतु यह कार्य उतना आसान नहीं जितना कहने या सुनने में जान पड़ रहा है। दूसरा, अनुवाद सिद्धांत की चर्चा करना और व्यावहारिक अनुवाद करना 2 भिन्न प्रदेशों से गुजरने जैसा है। फिर भी इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अनुवाद के सिद्धांत हमें अनुवाद कार्य की जटिलताओं से परिचित कराते हैं। फिर किसी भी भाषा के साहित्य में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जितना महत्व मूल लेखन का है उससे कम महत्व अनुवाद का भी नहीं है। लेकिन सहज और संप्रेषणीय अनुवाद मूल लेखन से भी कठिन कार्य है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश के लिए अनुवाद की समस्या और भी महत्वपूर्ण है। इसकी जटिलता को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अनुवाद शब्द का अर्थ आज वह नहीं है जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में था। एक लंबी यात्रा करता हुआ वह आज के अर्थ तक पहुंचा है। अनुवाद एक भाषिक क्रिया है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में अनुवाद का महत्व प्राचीन काल से ही स्वीकृत है। आधुनिक युग में जैसे जैसे स्थान और समय की दूरियां
कम होती गई, वैसे वैसे द्विभाषिकता की स्थितियों और मात्रा में वृद्धि होती गई और इसके साथ साथ अनुवाद का महत्व भी बढ़ता गया। 21वीं सदी में देशों के बीच की दूरियां कम होने के परिणाम स्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातलों और आर्थिक औद्योगिक स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ा है और इस विनिमय के साथ साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है। इसलिए अनुवाद क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम हम अनुवाद का अर्थ और उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो अनु उपसर्ग तथा वाद के संयोग से बना है। संस्कृत के वद धातु में घय प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद। वद धातु का अर्थ है बोलना या कहना और वाद का अर्थ है कहने की क्रिया या कही हुई बात। अनु उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवहृत होता है। वाद में यह अनु उपसर्ग जुड़कर बनने वाला शब्द अनुवाद का अर्थ हुआ प्राप्त कथन को पुनः कहना। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पुनः कथन में अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की नहीं। अनुवाद शब्द हिंदी के साथ साथ असमिया, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी और सिंधी जैसी आधुनिक भारतीय भाषाओं में समान रूप से समान अर्थ में व्यवहृत हो रहा है। तमिल और मलयालम में यह अनुवादम रूप में प्रचलित है। कश्मीरी और पंजाबी में इसे तर्जुमा कहने का भी प्रचलन है, जबकि उर्दू में संस्कृतागत इस तत्सम शब्द का व्यवहार बचाते हुए मात्र तर्जुमा शब्द का ही प्रयोग होता है। एक बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि अनुवाद, अनुवादम और तर्जुमा शब्द को जिस एक ही अर्थ के लिए समान रूप से जिस अभिप्राय को व्यक्त करने की चेष्टा इन विविध आधुनिक भाषाओं में हो रही है वह सर्वत्र प्राय एक ही है। संस्कृत में अनुवाद शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन होते हुए भी भारतीय भाषाओं में इसका प्रयोग बहुत बाद में हुआ। अंग्रेजी विद्वान मोनियर विलियम्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया था। अनुवाद के पर्याय के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी ट्रांसलेशन शब्द संस्कृत के अनुवाद शब्द की भांति लैटिन के ट्रांस तथा लैशन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है पार ले जाना, यानी एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। यहाँ एक स्थान बिंदु स्रोत भाषा या सोर्स लैंग्वेज है तो दूसरा स्थान बिंदु लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज है और ले जाने वाली वस्तु मूल या स्रोत भाषा में निहित अर्थ या संदेश होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्रांसलेशन का अर्थ दिया गया है ए रिटन और स्पोकन रेंडरिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, स्पीच, बुक एटसेट्रा इन एन अनदर लैंग्वेज। ऐसे ही वेब्स्टर डिक्शनरी का कहना है ट्रांसलेशन इज ए रेंडरिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज और रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम इनटू अनदर। Translation is an art that involves the recreation of work in another language for readers with different background. आज अनुवाद का मूल अर्थ होता है पूर्व में कथित बात को दोहराना, पुनरुक्ति या अनुवचन जो बाद में पूर्वोक्त निर्देश की व्याख्या, टीका टिप्पणी करने के लिए प्रयुक्त हुआ। परंतु आज अनुवाद शब्द का अर्थ विस्तार होकर एक भाषा पाठ यानी स्रोत भाषा के निहितार्थ, संदेशों, उसके सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को यथावत दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में अंतरण करने का पर्याय बन चुका है। चूंकि दो भिन्न भिन्न भाषाओं की अलग अलग प्रकृति, संरचना, संस्कृति, समाज, रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा होती है, अतः एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथावत रूपांतरित करते समय समतुल्य अभिव्यक्ति खोजने में कभी कभी बहुत कठिनाइयां होती है। इस दृष्टि से अनुवाद एक चुनौती भरा कार्य प्रतीत होता है, जिसके लिए न केवल लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा पर अधिकार होना जरूरी है, बल्कि अनुद्य सामग्री के विषय और संदर्भ का गहरा ज्ञान भी आवश्यक है। अतः अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु जैसा ही है, जिस पर चलकर दो भिन्न भाषाओं के मध्य स्थित
समय तथा दूरी के अंतराल को पार कर भावात्मक एकता स्थापित की जा सकती है। अभी हम अनुवाद की परिभाषा की ओर मुड़ते हैं। साधारणतः अनुवाद कार्य में हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। अनुवाद के पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। नायडा के अनुसार अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। कैटफोर्ड कहते हैं, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है। सैमुअल जॉनसन के अनुसार मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। तो न्यूमार्क कहते हैं, अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। विनोद गोदरे जी कहते हैं, अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा व्यक्त अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध और संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। तो बालेंदु शेखर के अनुसार अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत संप्रेषित करने की सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुवाद की परिकल्पना में स्रोत भाषा की सामग्री लक्ष्य भाषा में उसी रूप में संपूर्णता में प्रकट होती है। सामग्री के साथ प्रस्तुति के ढंग में भी समानता हो। मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने में स्वाभाविकता का निर्वाह अनिवार्य हो और लक्ष्य भाषा में व्यक्त विचारों में ऐसी सहजता हो कि वह मूल भाषा पर आधारित न होकर स्वयं मूल भाषा होने का एहसास पैदा करे। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अनुवाद को परिभाषित किया जा सकता है। अनुवाद मूल भाषा या स्रोत भाषा में निहित अर्थ या संदेश व शैली को यथासंभव सहज समतुल्य रूप में लक्ष्य भाषा की प्रकृति व शैली के अनुसार परिवर्तित करने की सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अनुवाद के अनेक क्षेत्र हैं। आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जिसमें अनुवाद की उपादेयता को सिद्ध न किया जा सके। इसलिए यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि आधुनिक युग के जितने भी क्षेत्र है सब के सब अनुवाद के भी क्षेत्र है। चाहे न्यायालय हो या कार्यालय, विज्ञान व प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा, संचार हो या पत्रकारिता, साहित्य हो या सांस्कृतिक संबंध, इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही देखा परखा जा सकता है। यह क्षेत्र है न्यायालय। इसकी भाषा प्रायः अंग्रेजी होती है। इनमें मुकदमों के लिए आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते, किंतु पैरवी अंग्रेजी में ही होती है। इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का बारी बारी से परस्पर अनुवाद किया जाता है। सरकारी कार्यालय। आजादी से पूर्व हमारे सरकारी कार्यालय की भाषा अंग्रेजी थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही सरकारी कार्यालयों के अंग्रेजी दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद जरूरी हो गया। इसी के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना कर अंग्रेजी दस्तावेजों का अनुवाद तेजी से हो रहा है। तीसरा क्षेत्र है विज्ञान व प्रौद्योगिकी का। देश विदेश में हो रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। इस अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद ही एकमात्र साधन है। चौथा क्षेत्र है शिक्षा। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश के शिक्षा क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका को कौन न कर सकता है।
कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि शिक्षा का क्षेत्र अनुवाद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। देश की प्रगति के लिए परिचयात्मक साहित्य, ज्ञानात्मक साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद बहुत जरूरी है। आधुनिक युग में विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, गणित आदि विषय की पाठ्य सामग्री अधिकतर अंग्रेजी में लिखी जाती है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन सब ज्ञानात्मक अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद तो हो ही रहा है, अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी इस ज्ञान संपदा को रूपांतरित किया जा रहा है। पांचवा क्षेत्र है जनसंचार। जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इनमें मुख्य है समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन। ये अत्यंत लोकप्रिय है और हर भाषा प्रदेश में इनका प्रचार बढ़ रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इनमें प्रतिदिन 22 भाषाओं में खबरें प्रसारित होती है। इनकी तैयारी अनुवादकों द्वारा ही की जाती है। छठवां क्षेत्र है साहित्य का। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूर दराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। भारतीय साहित्य की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुई है। विश्व साहित्य का परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन को भी सुगम बना दिया है। विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों का अनुवाद आज हमारे लिए कितना जरूरी है, यह कहने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। सातवां क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवादक की सहायता से ही होता है। प्रायः सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं। राजदूतों को कई भाषाएं बोलने का अभ्यास कराया जाता है, फिर भी देशों के प्रमुख प्रतिनिधि अपने विचार अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुवाद की व्यवस्था होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और शांति को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आठवां क्षेत्र है संस्कृति का। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु कहा गया है। मानव को एक दूसरे के निकट लाने में, मानव जीवन को अधिक सुखी और संपन्न बनाने में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाषाओं की अनेकता मनुष्य को एक दूसरे से अलग ही नहीं करती, उसे कमजोर, ज्ञान की दृष्टि से निर्धन और संवेदन शून्य भी बनाती। विश्व बंधुत्व की स्थापना और राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद एक तरह से सांस्कृतिक सेतु की तरह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अनुवाद के विविध प्रकार हैं, उसकी ओर हम मुड़ते हैं। गद्य पद्य पर आधारित प्रकार। गद्यानुवाद सामान्यतः गद्य में किए जाने वाले अनुवाद को गद्यानुवाद कहा जाता है। किसी भी गद्य रचना का गद्य में ही किया जाने वाला अनुवाद गद्यानुवाद कहलाता है, किंतु कुछ विशेष कृतियों का पद्य से गद्य में भी अनुवाद किया जाता है, जैसे मेघदूतम का हिंदी कवि नागार्जुन द्वारा किया गद्यानुवाद। पद्यानुवाद, पद्य का पद्य में ही किए गए अनुवाद को पद्यानुवाद कहा जाता है। दुनिया भर में विभिन्न भाषाओं में लिखे गए काव्यों और महाकाव्यों के अनुवादों की संख्या अत्यंत विशाल है। इलियड के वेस्टलैंड, कालिदास के मेघदूतम और कुमार संभव तथा टैगोर की गीतांजलि का विभिन्न भाषाओं में पद्यानुवाद किया गया है। तीसरा प्रकार है छंद मुक्तानुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवाद को स्रोत भाषा में व्यवहार किए गए छंदों को अपनाने की बाध्यता नहीं होती। अनुवाद विषय के अनुरूप लक्ष्य भाषा का कोई भी छंद चुन सकता है। साहित्य में ऐसे अनुवाद विपुल संख्या में उपलब्ध है। साहित्य विधा पर आधारित प्रकार। पहला प्रकार है काव्यानुवाद। स्रोत भाषा में लिखे गए काव्य का लक्ष्य भाषा में किए गए रूपांतरण को काव्यानुवाद कहा जाता है। यह आवश्यकतानुसार गद्य, पद्य और मुक्त छंद में किया जा सकता है, जैसे होमर के महाकाव्य इलियड एवं कालिदास के मेघदूतम व ऋतुसंहार। दूसरा प्रकार है नाट्यानुवाद। किसी भी नाट्य कृति का नाटक के रूप में किए गए अनुवाद को नाट्यानुवाद कहा जाता है। नाटक रंगमंची आवश्यकताओं और दर्शकों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है।
अतः इसके अनुवाद के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। संस्कृत के नाटकों के हिंदी अनुवाद तथा शेक्सपियर के नाटकों के अन्य भारतीय भाषाओं में किए गए अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगला प्रकार है कथा अनुवादक का। कथा अनुवाद के अंतर्गत कहानियों व उपन्यासों का कहानियों व उपन्यासों के रूप में अनुवाद किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध कहानियों व उपन्यासों के अनुवाद बहुत प्रचलित तथा लोकप्रिय है। मोपासा तथा प्रेमचंद की कहानियों का दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। रूसी उपन्यास माँ, अंग्रेजी उपन्यास लेडी चटरली का प्रेमी आदि के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद के प्रकार भी हैं। अन्य साहित्यिक विधाओं के अंतर्गत रेखाचित्र, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी और आत्मकथा आदि के अनुवाद आते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की कृति डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा महात्मा गांधी और हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा। विषय पर आधारित भी प्रकार है। पहला प्रकार है ललित साहित्य अनुवाद। ललित साहित्य अनुवाद के अंतर्गत साहित्यिक विधाओं को रखा जाता है। कविता, ललित निबंध, कहानी, डायरी, आत्मकथा, उपन्यास आदि। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। दूसरा प्रकार है धार्मिक पौराणिक साहित्य अनुवाद का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि धार्मिक पौराणिक साहित्य अनुवाद में विभिन्न धर्मों के मानक धर्म ग्रंथों गीता, भागवत, कुरान, बाइबल आदि का अनुवाद किया जाता है। वेद, उपनिषद आदि भी इसमें शामिल है। तीसरा प्रकार है वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री के अनुवाद का। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद में विषय मुख्य है और शैली गौण। साहित्यिक अनुवाद में प्रायः क्यों से ज्यादा कैसे का महत्व होता है, जबकि वैज्ञानिक अनुवाद में कैसे से ज्यादा क्या का महत्व होता है। इसमें भावानुवाद त्याज्य है और प्रायः शब्दानुवाद अपेक्षित है। चौथा प्रकार है विधि का अनुवाद। इसमें एक भाषा की विधि संबंधी अर्थात कानून की सामग्री को दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। कानून की किताबें, अदालत के मुकदमे, तत्संबंधी विभिन्न आवेदन पत्र, कानूनी संहिताएं, नियम, अधिनियम, संशोधित अधिनियम आदि कानूनी अनुवाद के प्रमुख हिस्से हैं। इस प्रकार के अनुवाद में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। इसमें भावार्थ नहीं शब्दार्थ महत्वपूर्ण होता है। पांचवा प्रकार है प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासनिक अनुवाद से तात्पर्य है कि वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। प्रशासनिक अनुवाद का संबंध सरकारी कार्यालयों से होने के कारण इसे कार्यालयी अनुवाद भी कहा जाता है। छठवां प्रकार है मानविकी और समाज शास्त्र का अनुवाद। मानविकी और समाज शास्त्र से संबंधित सामग्रियों के अनुवाद के लिए अनुवादक का विषय ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह का अनुवाद अनुसंधान, सर्वेक्षण, परियोजना और शैक्षिक आवश्यकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के अनुवाद में सरलता व स्पष्टता अपेक्षित होती है। सातवां प्रकार है संचार माध्यमों की सामग्री का अनुवाद। वर्तमान युग के संचार माध्यमों ने मानव विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। संचार माध्यमों के जरिए ही वह देश विदेश और समग्र दुनिया की जानकारी हासिल करता है, किंतु विविध देशों में विविध भाषाएं होने के कारण संचार माध्यम की सामग्री का अनुवाद महत्वपूर्ण बना हुआ है। उपरोक्त प्रकारों के अलावा विषयाधारित अनुवाद में संगीत, ज्योतिष, पर्यावरण, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अभिलेखों, गजेटियरों आदि की सामग्री, वाणिज्य अनुवाद, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान संबंधी अनेक विषयों को शामिल किया जाता है। इस प्रकारों के अतिरिक्त भी अनुवाद के कुछ अन्य प्रकार हैं, वे देखते हैं। पहला प्रकार है शब्दानुवाद। स्रोत भाषा के शब्द और शब्द क्रम को उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने को शब्दानुवाद कहा जाता है। यह अनुवादक का लक्ष्य मूल भाषा के विचारों को रूपांतरित करने से अधिक शब्दों को यथावत अनुवाद करने से होता है। शब्द और शब्द क्रम की प्रकृति हर भाषा में भिन्न होती है, अतः यांत्रिक ढंग से उनका यथावत अनुवाद करना कृत्रिम, दुर्बोध्य तथा निष्प्राण हो सकता है। शब्दानुवाद उच्च कोटि के अनुवाद की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा
प्रकार है भावानुवाद का। साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में भावानुवाद का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल भाषा के भावों, विचारों और संदेशों को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। इस संदर्भ में भोलानाथ तिवारी जी का कहना है, मूल सामग्री यदि सूक्ष्म भाव वाली है तो उसका भावानुवाद करते हैं। भावानुवाद में संप्रेषणीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें अनुवादक का लक्ष्य स्रोत भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों और अर्थों का लक्ष्य भाषा में अंतरण करना होता है। तीसरा प्रकार है छायानुवाद का। अनुवाद सिद्धांत में छाया शब्द का प्रयोग अति प्राचीन है। इसमें मूल पाठ की अर्थ छाया को ग्रहण कर अनुवाद किया जाता है। छायानुवाद में शब्दों, भावों तथा संकल्पनाओं के संकलित प्रभाव को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। संस्कृत में लिखे गए भास के नाटक स्वप्न वासव दत्तम तथा कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। चौथा प्रकार है सारानुवाद का। सारानुवाद का अर्थ होता है किसी भी विस्तृत विचार अथवा सामग्री का संक्षेप में अनुवाद प्रस्तुत करना। लंबी रचनाओं, राजनैतिक भाषणों, प्रतिवेदनों आदि व्यावहारिक कार्य के अनुवाद के लिए सारानुवाद बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल भाषा के कथ्य को सुरक्षित रखते हुए लक्ष्य भाषा में उसका रूपांतरण कर दिया जाता है। सारानुवाद का प्रयोग मुख्यतः द्विभाषीय समाचार पत्रों और दूरदर्शन के संवाददाता तथा संसद विधान मंडलों के रिकॉर्ड करता करते। पांचवा प्रकार है व्याख्यानुवाद का। व्याख्यानुवाद को भाष्यानुवाद भी कहते हैं। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक मूल सामग्री के साथ साथ उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। व्याख्यानुवाद में अनुवादक का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है और कई जगहों में तो अनुवादक का व्यक्तित्व व विचार मूल रचना पर हावी हो जाता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया भगवत गीता का अनुवाद गीता रहस्य। छठवां प्रकार है आशु अनुवाद। आशु अनुवाद को वार्तानुवाद भी कहते हैं। दो भिन्न भाषाओं, भावों तथा विचारों का तात्कालिक अनुवाद आशु अनुवाद कहलाता है। विभिन्न भाषाभाषी प्रदेशों और देशों के बीच राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों में आशु अनुवाद का सहारा लिया जाता है। सातवां प्रकार है आदर्श अनुवाद का। आदर्श अनुवाद को सटीक अनुवाद भी कहा जाता है। इसमें अनुवादक आचार्य की भूमिका निभाता है तथा स्रोत भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद अर्थ व अभिव्यक्ति सहित लक्ष्य भाषा में निकटतम व स्वाभाविक समानार्थों द्वारा करता है। आदर्श अनुवाद में अनुवादक तटस्थ रहता है तथा उसके भावों व विचारों की छाया अनुदित सामग्री पर नहीं पड़ती। उदाहरणार्थ रामचरितमानस, भगवत गीता, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों के सटीक अनुवादक। आठवां और अंतिम प्रकार रूपांतरण है। आधुनिक युग में रूपांतरण का महत्व बढ़ रहा है। रूपांतरण में स्रोत भाषा की किसी रचना का अन्य विधा यानी साहित्य रूप में रूपांतरण कर दिया जाता है। संचार माध्यमों के बढ़ते हुए प्रभाव और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए कविता, कहानी आदि साहित्य रूपों का नाट्यानुवाद विशेष रूप से प्रचलित हो रहा है। ऐसे अनुवादों में अनुवादक की अपनी रुचि व कृति की लोकप्रियता महत्वपूर्ण होती है। अब हम अनुवाद की प्रकृति की चर्चा करेंगे। अनुवाद एक कार्य के रूप में बेहद जटिल क्रिया है और एक विधा के रूप में बहुत संश्लिष्ट। यही कारण है कोई इसे अनुवाद कला कहता है, कोई अनुवाद शिल्प तो कोई अनुवाद विज्ञान। अनुवाद कार्य के मर्म को समझने के लिए अनुवाद की प्रकृति को जानना समझना बहुत जरूरी है। अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार पर उपलब्ध पुस्तकों के शीर्षकों को देखने से मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर अनुवाद की प्रकृति क्या है। विद्वानों का एक वर्ग इसे कला मानता आया है तो दूसरा वर्ग इसके विपरीत इसे विज्ञान की श्रेणी में रखना पसंद करता है। एक वर्ग ऐसा भी है जो अनुवाद को कला या विज्ञान की श्रेणी से अलग शिल्प की कोटि में रखता है। ऐसे में अनुवाद की प्रकृति पर विचार करना जरूरी हो जाता है। पहले हम इसके विज्ञान पक्ष पर विचार करते हैं।
विज्ञान का साधारण अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, मगर आज विज्ञान शब्द केवल विशिष्ट ज्ञान तक सीमित न रहकर समूचे वैज्ञानिक व तकनीक चिंतन, अनुशासनों तथा भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, कंप्यूटर आदि को अपने में समाहित कर चुका है, जिसमें पूर्ण सार्वभौमिक सत्यता, यूनिवर्सल ट्रूथ विद्यमान होती है। इसे सार्वभौमिक सत्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सामान्यता स्थान, समय व परिवेश से प्रभावित नहीं होती। इसमें हमेशा 2 + 2 = 4 या H2 + O = H2O होता है, परंतु अनुवाद में ऐसी सार्वभौमिक सत्यता नहीं होती। हर अनुवादक से उसे एक नया रूप मिलता है। फिर अनुवाद में अनिवार्यता अनुवादक के युग, समाज, भौगोलिक परिवेश आदि का प्रभाव भी मौजूद रहता है। अनुवाद को उस अर्थ में विज्ञान नहीं कहा जा सकता जिस अर्थ में भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान आदि को विज्ञान कहा जाता है। अनुवाद को विज्ञान मानने के पीछे कारण यह है कि अनुवाद की प्रक्रिया में विज्ञान की भांति ही विश्लेषण, तुलना, निरीक्षण, अनुशीलन आदि सोपान होते हैं। डार्टेश ने अनुवाद को अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान यानी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की एक शाखा के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशेषता एक प्रतिमानित प्रतीक समूह से दूसरे प्रतिमानित प्रतीक समूह में अर्थ को अंतरित करने की समस्या या तत्संबंधी तथ्यों पर विचार विमर्श किया जाता है। अनुवाद को अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत शामिल करने का कारण यह है कि अनुवाद कार्य में स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने में हम जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं उसका वैज्ञानिक विश्लेषण यानी साइंटिफिक एनालिसिस किया जा सकता है। भाषा विज्ञानियों का मानना है कि अनुवाद क्रिया में पहले स्रोत भाषा का विकोडीकरण, डिकोडिंग ऑफ सोर्स लैंग्वेज होता है, जिसका बाद में लक्ष्य भाषा में पुनः कोडीकरण यानी एनकोडिंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज किया जाता है। अतः अनुवाद कार्य में विज्ञान का कुछ गुण अवश्य है, परंतु इतने भर से इसको पूर्णतः वैज्ञानिक विधा नहीं माना जा सकता है। अनुवाद का कला पक्ष देखते हैं। कला एक प्रकार की सर्जना, क्रिएशन है। शायद यही कारण है कि सृजनात्मक साहित्य को कला की श्रेणी में रखा जाता है। जब सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद किया जाता है तो वह मात्र शाब्दिक प्रतिस्थापन नहीं होता, बल्कि अनुवादक को लेखक के उस महान जीवन क्षण को फिर से जीना होता है जिससे अभिभूत होकर कवि या रचनाकार ने उस रचना को अंजाम दिया। इसलिए आग्नेस गेरगली ने कहा है, ट्रांसलेशन मस्ट फाइंड एंड रिप्रोड्यूस द इम्पल्स ऑफ द ओरिजिनल वर्क। हमेशा सहज समतुल्यता की खोज में अनुवादक को अक्सर पुनःसृजन करना पड़ता है, जिसमें अनुवादक के सौंदर्य बोध, सृजनशील प्रतिभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैली के शब्दों में कहे तो सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद एक प्रकार से कलात्मक प्रक्रिया है। अनुवाद का शिल्प पक्ष। कई भाषा विज्ञानियों का मानना है कि अनुवाद कार्य एक शिल्प कर्म है। उनका तर्क है कि स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने में अनुवादक के कौशल, उसके भाषा चातुर्य की अहम भूमिका होती है। यह शिल्प शब्द अंग्रेजी के स्किल व क्राफ्ट के निकट पड़ता है। न्यूमार्क ने अनुवाद कार्य को शिल्प स्वीकारा है। अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश को दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। फिर अनुवाद में जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा या प्रशिक्षण लिया जाएगा, अनुवाद उतना ही सुंदर होता जाएगा। इसके अलावा कला और शिल्प का अभिन्न संबंध भी रहा है। जहाँ कला होगी वहाँ निश्चय ही शिल्प होगा और इसके विपरीत जहाँ शिल्प होगा वहाँ अनिवार्यता कला होगी। अतः अनुवाद में अंशतः शिल्प का तत्व भी समाहित है। अब हम अनुवाद के स्वरूप की चर्चा करेंगे। अनुवाद के स्वरूप के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वज्जन अनुवाद की प्रकृति को ही अनुवाद का स्वरूप मानते हैं, जबकि कुछ भाषा वैज्ञानिक अनुवाद के प्रकार को ही उसके स्वरूप के अंतर्गत स्वीकारते हैं।
इस संबंध में डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का मत ग्रहणीय है। उन्होंने अनुवाद के स्वरूप को सीमित और व्यापक के आधार पर दो वर्गों में बांटा है। एक अनुवाद का सीमित स्वरूप तथा दूसरा अनुवादक का व्यापक स्वरूप। अनुवादक का सीमित स्वरूप। अनुवादक की साधारण परिभाषा के अंतर्गत जो कहा गया है कि अनुवाद में एक भाषा के निहित अर्थ को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, और यही अनुवाद का सीमित स्वरूप है। सीमित स्वरूप यानी भाषांतरण संदर्भ में अनुवाद को दो भाषाओं के मध्य होने वाला अर्थ का अंतरण माना जाता है। इस सीमित स्वरूप में अनुवाद के दो आयाम होते हैं, एक पाठधर्मी आयाम तथा दूसरा प्रभावधर्मी आयाम। पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ केंद्र में रहता है, जो तकनीकी एवं सूचना प्रदान सामग्रियों पर लागू होता है, जबकि प्रभावधर्मी अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ की संरचना तथा बुनावट की अपेक्षा उस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश की जाती है जो स्रोत भाषा के पाठकों पर पड़ा है। इस प्रकार का अनुवाद सृजनात्मक साहित्य और विशेषकर कविता के अनुवाद में लागू होता है। अब अनुवाद का व्यापक स्वरूप। अनुवाद के व्यापक स्वरूप यानी प्रतीकांतरण संदर्भ में अनुवाद को दो भिन्न प्रतीक व्यवस्था के मध्य होने वाला अर्थ का अंतरण माना जाता है। ये प्रतीकांतरण तीन वर्गों में बांटे गए हैं। एक अंतभाषिक अनुवाद यानी अन्वयांतर, दो अंतर्भाषिक अनुवाद यानी भाषांतर, और तीन अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद यानी प्रतीकांतर। अंतभाषिक का अर्थ है एक ही भाषा के अंतर्गत, अर्थात अंतभाषिक अनुवाद में हम एक भाषा के दो भिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद करते। उदाहरणार्थ, किसी भाषा की किसी कविता का अनुवाद उसी भाषा के गद्य में करते हैं या किसी भाषा की किसी कहानी को उसी भाषा के कविता में बदलते हैं तो उसे अंतभाषिक अनुवाद कहा जाएगा। इसके विपरीत अंतर्भाषिक अनुवाद में हम दो भिन्न भिन्न भाषाओं के भिन्न भिन्न प्रतीकों के बीच अनुवाद करते हैं। अंतर्भाषिक अनुवाद में अनुवाद को न केवल स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा की संरचनाओं, उनकी प्रकृतियों से परिचित होना होता है, वरन उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं आदि की सम्यक जानकारी भी उसके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा वह अनुवाद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद किया जाता है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक एक का संबंध तो भाषा से होता है, जबकि प्रतीक दो का संबंध किसी दृश्य माध्यम से होता है। जैसे अमृता प्रीतम के पिंजर उपन्यास को हिंदी फिल्म पिंजर में बदला जाना अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है। प्रक्रिया शब्द अंग्रेजी के प्रोसेस का पर्याय है, जो प्रक्रिया के संयोग से बनकर विशिष्ट क्रिया का बोध कराता है। किसी कार्य की प्रक्रिया या विशिष्ट क्रिया को जानने का अर्थ होता है कार्य को कैसे संपादित किया जाए। इस अर्थ में अनुवाद कार्य में हम स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने के लिए जिन क्रमबद्ध सोपानों से होकर गुजरते हैं, उन सुनिश्चित व सौद्देश्य सोपानों को अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। अनुवाद प्रक्रिया की चर्चा की शुरुआत विख्यात भाषा वैज्ञानिक नोआम चॉम्स्की के निष्पादक व्याकरण यानी जनरेटिव ग्रामर से करते हैं। चॉम्स्की अपने निष्पादक व्याकरण द्वारा वाक्य के संरचनात्मक विवरण को निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार संरचना की दृष्टि से भाषा के दो तत्व होते हैं, एक तल संरचना और दो गहन संरचना। तल संरचना से तात्पर्य है भाषा की बाहरी स्वन प्रक्रिया तथा गहन संरचना से आशय है तल संरचना में निहित अर्थ तत्व। चॉम्स्की गहन संरचना को एक नैसर्गिक अवयव मानते हुए भाषाओं के बीच अंतर को केवल तल संरचना का अंतर मानते हैं। चॉम्स्की ने यहाँ जिस आधार से गहन संरचना और पुनः गहन संरचना से तल संरचना की दोहरी गतिविधि की विवेचना की है, वह अनुवाद प्रक्रिया में स्रोत भाषा के विकोडीकरण तथा लक्ष्य भाषा में उसके पुनः कोडीकरण को समझने में सहायक है। अभी हम नायडा द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद प्रक्रिया को देखेंगे। नायडा ने चॉम्स्की के गहन संरचना और तल संरचना के आधार पर अनुवाद प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन सोपानों का उल्लेख किया है। एक विश्लेषण
यानी एनालिसिस, 2 अंतरण यानी ट्रांसफरेंस, 3 पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चरिंग। नायडा द्वारा प्रतिष्ठापित अनुवाद प्रक्रिया का मूल आधार भाषा विश्लेषण के सिद्धांत है। उनके मतानुसार पहले सोपान में अनुवादक मूल पाठ या स्रोत भाषा का विश्लेषण करता है। नायडा मूल पाठ के विश्लेषण के लिए एक सुनिश्चित भाषा सिद्धांत की बात करते हैं। यह विश्लेषण भाषा के दोनों स्तर, बाह्य संरचना पक्ष तथा आभ्यंतर अर्थ पक्ष है, जिसमें मूल पाठ का शाब्दिक अनुवाद तैयार हो जाता है। विश्लेषण से प्राप्त अर्थबोध का लक्ष्य भाषा में अंतरण अनुवाद का दूसरा सोपान होता है। यह अंतरण सोपान में स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा की भाषिक अभिव्यक्ति में पुनर्विन्यस्त किया जाता है। तीसरे और अंतिम सोपान में लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति प्रणाली और कथन रीति के अनुसार उसका निर्माण होता है। नायडा के मतानुसार अनुवाद को स्रोत भाषा पाठ में निहित अर्थ या संदेश के विश्लेषण तथा लक्ष्य भाषा में उसके पुनर्गठन, 2 ध्रुवों के मध्य निरंतर सम्यक और सटीक तालमेल बिठाना होता है। अब न्यूमार्क द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद प्रक्रिया को देखते हैं। न्यूमार्क द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद प्रक्रिया नायडा के सोपानों से मिलती जुलती अवश्य है, किंतु वह नायडा के चिंतन से अधिक व्यापक है। न्यूमार्क अनुवाद प्रक्रिया को 2 स्तरों पर रखते हैं। पहला स्तर है अंतरक्रमिक अनुवाद, शब्द प्रतिशब्द अनुवाद होता है, जो कि भ्रामक है। दूसरा स्तर है मूल पाठ का अर्थ बोधन और लक्ष्य भाषा में उस अर्थ का अभिव्यक्तिकरण। न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित बोधन की प्रक्रिया नायडा के विश्लेषण की प्रक्रिया से इस दृष्टि से भिन्न है कि इसमें विश्लेषण से प्राप्त अर्थ के साथ साथ अनुवादक द्वारा मूल पाठ की व्याख्या का भाव भी सम्मिलित है। अनुवाद प्रक्रिया में बाथ-गेट का चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। बाथ-गेट का चिंतन देखते हैं। अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में बाथ-गेट का चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाथ-गेट ने अनुवाद प्रक्रिया में जिन सोपानों की परिकल्पना की है वह सुचिंतित, आधुनिक और वैज्ञानिक है। ये सोपान है समन्वयन, विश्लेषण, समझ बोधन, अभिव्यक्तिकरण, स्रोत भाषा, पारिभाषिक अभिव्यक्ति, पुनर्गठन, पुनरीक्षण, पर्यालोचन। कहने की जरूरत नहीं कि ये सभी सोपान नायडा और न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित सोपानों से अधिक संगत और वैज्ञानिक है, परंतु इसमें दिया गया पहला सोपान समन्वयन और अंतिम सोपान पर्यालोचन दोनों को अवांतर परिकल्पना कहा जा सकता है, क्योंकि न तो स्रोत भाषा पाठ के समन्वयन की जरूरत है, न ही पुनरीक्षण के बाद पर्यालोचन की आवश्यकता। पुनरीक्षण ही एक प्रकार का पर्यालोचन है। अब हम अनुवाद प्रक्रिया में नायडा, न्यूमार्क और बाथ-गेट की चर्चा करेंगे। अनुवाद प्रक्रिया एक आंतरिक प्रक्रिया है जो अनुवादक के मन मस्तिष्क में घटित होती है। इसे शब्दबद्ध करने के पीछे यह बतलाना है कि अनुवाद कार्य में सामान्यतः अनुवादक को कौन कौन से चरण से होकर गुजरना होता है। साधारणतः अनुवाद कार्य में निम्नलिखित 5 सोपान होते हैं: विश्लेषण, बोधन, भाषिक अंतरण, पुनर्गठन, पुनरीक्षण। उपरोक्त प्रक्रिया में न्यूमार्क, नायडा और बाथ-गेट द्वारा प्रस्तावित सोपानों को शामिल किया गया है। अब अनुवाद के इन सोपानों के व्यावहारिक प्रयोग के लिए होरी की गाय अभी नहीं आई है का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। यह पंक्ति प्रेमचंद की महान कृति गोदान का निचोड़ है, जो भारतीय किसान की तत्कालीन व वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। गोदान की विषय वस्तु से परिचित अनुवादकों के लिए इस पंक्ति का अनुवाद करना आसान होगा, जबकि इसके विपरीत गोदान से अपरिचित अनुवादक के लिए अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है। वह निहित संदर्भ को न समझकर इसका शाब्दिक अनुवाद कर देगा, होरीज काउ हैज नॉट कम एट, जो कि सही अनुवाद नहीं है। मगर गोदान की विषय वस्तु से परिचित अनुवादक जब इसका अनुवाद करेगा तो वह निम्नलिखित सोपान से होकर गुजरेगा। जैसे स्रोत भाषा में होरी की गाय अभी नहीं आई है वाक्य है। विश्लेषण में होरीज काउ हैज नॉट कम एट होगा। बोधन में होरीज ड्रीम हैज नॉट फुलफिल्ड एट होगा। भाषिक अंतरण में होरीज इंडियन फार्मर्स आर स्टिल देयर वेयर दे वेयर। पुनर्गठन में नो चेंज ऑक्योर्ड इन इंडियन फार्मर स्टेटस होगा।
और पुनरीक्षण में स्टेटस ऑफ इंडियन फार्मर्स हैज नॉट बीन चेंज एट, तो लक्ष्य भाषा में स्टेटस ऑफ इंडियन फार्मर्स हैज नॉट बीन चेंज एट होगा। क्योंकि होरी की गाय अभी नहीं आई है, इस पंक्ति के माध्यम से किसानों की दुर्दशा, उनकी मजबूरी और त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। आज भी हजारों किसान लाचारी की जिंदगी जीने को विवश है। अनुवाद में यही विवशता व लाचारी झलकनी चाहिए। उपरोक्त प्रस्तावित प्रक्रिया अनुवाद कार्य में निहित भाषिक अंतरण की प्रक्रिया को समझने में जरूर सहायक है, मगर जरूरी नहीं कि हर अनुवादक के दौरान इन सब प्रक्रियाओं से होकर गुजरे। यह अनुवादक के ज्ञान, कौशल और अनुभव पर निर्भर करता है, और हो सकता है कि कोई अनुभवी अनुवादक इन सोपानों को एक छलांग में पार कर ले। दुभाषिया इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दरअसल अनुवाद का चिंतन क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसे किसी यंत्रवत प्रक्रिया की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अनुवाद की कुछ मर्यादाएं भी हैं। अभी हम मर्यादाएं देखेंगे। अनुवाद और अनुवाद प्रक्रिया की जिन विलक्षणताओं को अनुवाद वैज्ञानिकों ने बार बार रेखांकित किया है, उन्हीं के परिपार्श्व से अनुवाद की अनेकानेक समस्याएं भी उभरी है। अनुवाद से भाषा का संस्कार होता है, उसका आधुनिकीकरण होता है। वह दो भिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला संप्रेषण सेतु है। एक भाषा को दूसरी भाषा में अंतरण की प्रक्रिया में अनुवादक दो भिन्न संस्कृति में स्थित समतुल्यता की खोज करता है। एतदर्थ उसे पर्यायवाची शब्दों के विविध रूपों से जूझना पड़ता है। इसी खोज और संतुलन बनाने की प्रक्रिया में कभी कभी एक ऐसा भी मोड़ आता है जहां अनुवादक को निराश होना पड़ता है। समतुल्यता या पर्यायवाची शब्द हाथ न लगने की निराशा, अनुवाद्यता यानी अनट्रांसलेटेबिलिटी की यही स्थिति अनुवाद की मर्यादा है। जरूरी नहीं कि हर भाषा और संस्कृति का पर्यायवाची दूसरी भाषा और संस्कृति में उपलब्ध हो। प्रत्येक शब्द की अपनी सत्ता और संदर्भ होता है। कहा तो यह भी जाता है कि कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता। प्रत्येक शब्द व रूप का अपना अपना प्रयोगगत अर्थ संदर्भ सुरक्षित है। इस दृष्टि से एक शब्द को दूसरे की जगह रख देना भी एक समस्या है। स्पष्ट है कि हर रूप की अपनी अपनी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के कारण अनुवाद की मर्यादाएं भी बनी हुई हैं। अनुवाद की मर्यादाओं को तीन वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक भाषा परक, दो सामाजिक सांस्कृतिक और तीन पाठ प्रकृति परक। भाषा परक मर्यादाएं। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना एवं प्रकृति होती है, इसीलिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के भाषिक रूपों में समान अर्थ मिलने की स्थिति बहुत कम होती है। कई बार स्रोत भाषा के समान वाक्यों में सूक्ष्म अर्थ की प्राप्ति होती है, लेकिन उनका अंतरण लक्ष्य भाषा में कर पाना संभव नहीं होता। उदाहरणार्थ इन दोनों वाक्यों को देखें। लकड़ी कट रही है और लकड़ी काटी जा रही है। सूक्ष्म अर्थभेद के कारण इन दोनों का अलग अलग अंग्रेजी अनुवाद संभव नहीं होगा। फिर किसी कृति में अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष के जनजीवन का समग्र चित्रण अपनी क्षेत्रीय भाषा या बोली में जितना स्वाभाविक या सटीक हो पाता है, उतना भाषा के अन्य रूप में नहीं। जैसे कि फणीश्वरनाथ रेणुका महिलाचल, इस उपन्यास में अंचल विशेष के लोगों की जो सहज अभिव्यक्ति मिलती है, उसे दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त भाषा की विभिन्न बोलियां अपने क्षेत्रों की विशिष्टता को अपने भीतर समेटे होती है। यह प्रवृत्ति ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि के स्तरों पर देखी जा सकती है। अनुवाद करते समय नामों के अनुवाद की समस्या भी सामने आती है। लिप्यंतरण करने पर अनेक उच्चारण में बहुत अंतर आ जाता है। स्थान विशेष भी भाषा को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ के लिए एस्किमो भाषा में बर्फ के 11 नाम हैं, जिसे दूसरी भाषा में अनुवाद करना संभव नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादाएं। स्पष्ट है कि भाषा और संस्कृति का अटूट संबंध होता है। अनुवाद तो दो भिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला संप्रेषण सांस्कृतिक सेतु है। एक भाषा को दूसरी भाषा में अंतरण की प्रक्रिया में अनुवादक दो भिन्न संस्कृति में स्थित
समतुल्यता की खोज करता है। वास्तव में मानव अभिव्यक्ति के एक भाषा रूप में भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का समावेश हो जाता है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में भिन्न होते हैं। अतः स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में पूर्णतया संयोजित करने में अनुवादक को कई बार असमर्थता का सामना करना पड़ता है। यह बात अवश्य है कि समसांस्कृतिक भाषाओं की अपेक्षा विषम सांस्कृतिक भाषाओं के परस्पर अनुवाद में कुछ हद तक अधिक समस्याएं रहती है। देवर भाभी जीजा साली का अनुवाद यूरोपीय भाषा में नहीं हो सकता, क्योंकि भाव की दृष्टि से इसमें जो सामाजिक सूचना निहित है वह शब्द के स्तर पर नहीं आकी जा सकती। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के कर्म का अर्थ न तो एक्शन हो सकता है और न ही परफॉर्मेंस, क्योंकि कर्म से यह पुनर्जन्म निर्धारित होता है, जबकि एक्शन और परफॉर्मेंस में ऐसा भाव नहीं मिलता। पाठ प्रकृति परक मर्यादाएं। अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव भारतीय भाषाओं में इसी कारण तीव्रता से किया गया है कि भाषाओं के पारस्परिक आदान प्रदान से किसी भी भाषा को समृद्ध होने में सहायता मिलेगी और भाषा के वैचारिक तथा अभिव्यंजनामूलक स्वरूप में परिवर्तन आएगा। अनुवाद के महत्व को मध्यकालीन टीकाकारों ने पांडित्य के धरातल पर स्वीकार किया था, लेकिन यूरोपीय संपर्क के पश्चात अनुवाद की शक्ति से परिचित होने का बृहत्तर अनुभव मिला। भारतीय भाषाओं में अनुवाद की परंपरा भले ही अनुकरण से प्रारंभ हुई हो, लेकिन आज ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुवाद की विभिन्न समस्याओं ने भारतीय भाषाओं का रास्ता रोक रखा है। विभिन्न विषयों तथा कार्यक्षेत्रों की भाषा विशिष्ट प्रकार की होती है। प्रशासनिक क्षेत्र में कई बार सैंक्शन और अप्रूवल का अर्थ संदर्भ के अनुसार एक जैसा लगता है, अतः वहां दोनों शब्दों में भेद कर पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार जीव विज्ञान में पॉइजन और वेनम शब्दों का अर्थ एक है, किंतु ये अपने विशिष्ट गुणों के कारण भिन्न हो जाते हैं। अतः पाठ की प्रकृति के अनुसार पाठ का विन्यास करना पड़ता है। जब तक पाठ की प्रकृति और उसके पाठक का निर्धारण नहीं हो पाता, तब तक उसका अनुवाद कर पाना संभव नहीं हो पाता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि हर भाषा की अपनी संरचनात्मक व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा होती है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रयोजनों में प्रयुक्त होने के कारण उसका अपना स्वरूप भी होता है। यही कारण है कि अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की समतुल्यता के बदले उसका न्यूनानुवाद और अधि अनुवाद ही हो पाता है। अब हम अनुवाद और अनुवादक का महत्व, इसकी चर्चा। अनुवाद को मौलिक सृजन की कोटि में रखा जाए या नहीं, यह बात हमेशा चर्चा का विषय बनी रही है। अनुवाद कार्य में रत अध्यवसायी अनुवादकों का मत है कि अनुवाद दूसरे दर्जे का लेखन नहीं, बल्कि मूल के बराबर का ही सृजन धर्मी प्रयास है। हरिवंश राय बच्चन जी के विचार इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। मैं अनुवाद को, यदि वह मौलिक प्रेरणाओं से एकात्म होकर किया गया हो, मौलिक सृजन से कम महत्व नहीं देता। अनुभवी ही जानते हैं कि अनुवाद मौलिक सृजन से भी अधिक कितना कठिन साध्य होता है। मूल कृति से रागात्मक संबंध जितना अधिक होगा, अनुवाद का प्रभाव उतना ही बढ़ जाएगा। दरअसल सफल अनुवादक वही है जो अपनी दृष्टि, भावों, कथ्य और आशय पर ध्यान रखे। साहित्यानुवाद में शाब्दिक अनुवाद सुंदर नहीं होता। एक भाषा का भाव या विचार जब अपने मूल भाषा माध्यम को छोड़कर दूसरे भाषा माध्यम से एकात्म होना चाहेगा, तो उसे अपने अनुरूप शब्द राशि संजोने की छूट देनी ही होगी। यही पर अनुवादक की प्रतिभा काम करती है और अनुवाद मौलिक सृजन की कोटि में आ जाता है। दरअसल अनुवाद एक श्रमसाध्य और कठिन रचना प्रक्रिया है। यह मूल रचना का अनुकरण मात्र नहीं, बल्कि पुनर्जन्म होता है। यह द्वितीय श्रेणी का लेखन नहीं, मूल के बराबर का ही दमदार प्रयास है। इस दृष्टि से मौलिक सृजन और अनुवाद की रचना प्रक्रिया आम तौर पर एक समान होती है। दोनों के भीतर अनुभूति पक्ष की सघनता रहती है। अनुवादक तब तक मूल रचना की अनुभूति, आशय और अभिव्यक्ति के साथ तदाकार नहीं हो जाता, तब तक सुंदर और पठनीय अनुवाद की सृष्टि नहीं हो पाती।
इसलिए अनुवादक में सृजनशील प्रतिभा का होना अनिवार्य है। मूल रचनाकार की तरह अनुवादक भी कथ्य को आत्मसात करता है, उसे अपनी चित्तवृत्तियों में उतारकर फिर से सृजित करने का प्रयास करता है और अपने अभिव्यक्ति माध्यम के उत्कृष्ट उपादानों द्वारा उसे एक नया रूप देता है। इस सारी प्रक्रिया में अनुवादक की सृजन प्रतिभा मुखर रहती है। अनुवाद में अनुवादक की प्रतिभा के महत्व को सभी अनुवाद वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। इसी कारण अनुवाद को एक सर्जक ही माना गया है और उसकी कला को सर्जनात्मक कला। सच कहा जाए तो अनुवादक का महत्व इस रूप में है कि वह दो भाषाओं को न केवल जोड़ता है बल्कि उनमें संजोई ज्ञान राशि को एक दूसरे के निकट लाता है। अनुवादक अन्य भाषा की ज्ञान संपदा को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने में शास्त्रीय ढंग से कहाँ तक सफल रहा है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना दूसरी भाषा के पाठकों का अनुवाद द्वारा एक नई कृति से परिचित होना मूल रचना का स्वल्प परिचय पूर्ण अज्ञान से बेहतर है। गेटे की पंक्तियां यह उद्धृत करने योग्य है, जिनमें उन्होंने कार्लाइल को लिखा था, अनुवाद की अपूर्णता के बारे में तुम चाहे जितना भी कहो, पर सच्चाई यह है कि संसार के व्यावहारिक कार्यों के लिए उसका महत्व असाधारण और बहुमूल्य है। यानी यह अनुवादक की निजी भाषिक क्षमताओं, लेखन अनुभव और प्रतिभा पर निर्भर है कि उसका अनुवाद कितना सटीक, सहज और सुंदर बन पाया है। इस व्याख्यान का समापन ख्यातनाम साहित्यिक विदुषी दुर्गा भागवत जी के कथन से करना चाहूंगा। उनके अनुसार उत्कृष्ट अनुवाद यह दुर्लभ वस्तु है। उसका जन्म कलापूर्ण साधना के समान अभिजात्य अनुवादक भी कभी कभार ही पैदा होता है। अनुवाद का महत्व पाठक की अपेक्षा अनुवादक को होता है और होना चाहिए। अनुवादक का मुख्य उद्देश्य मूल भाषा की जो कृति अपने समाज के पाठकों को अज्ञात है, उसे अपनी भाषा में उपलब्ध कराना होता है। धन्यवाद।